ऐसे कई कई इंस्टेंस रहे हैं जहाँ पर आपको शायद खाने के लिए कुछ नहीं था, जहाँ सोने के लिए कुछ नहीं था। आप भूख से बहुत दिन भूखे जाते थे। आपके दोस्त, बहुत ऐसे दोस्त थे जिन्होंने आपकी उस समय मदद की। और आप ये भी कहते हैं कि आप रोते भी काफ़ी थे उस समय। आप रो पाते थे और उनके सामने नहीं रोते थे, पीठ पीछे रोते थे, बट रो पाते थे। हाउ डिड दैट शेप यू सर एज़, क्योंकि लड़के एडमिट नहीं कर पाते कि हम एक्सप्रेसिव हैं, हम भी रोते हैं, हमको भी रोना आता है। आई कांट डिसाइड दैट, बट ये है कि एक तो पहले तो इतना मत समझिए कि मैं रोता ही रहता था। पूरी जिंदगी में आई वाज नॉट अ वीपी चाइल्ड एट ऑल। तो बाकी है कि कभी कभार तो अगर आपकी आंख में कभी आंसू ही नहीं आते तो कुछ समथिंग रॉन्ग विद यू, आना चाहिए। और उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। लेकिन ये कि इफ यू आर गुड कंपनी, इफ यू आर एन एंटरटेनर, इफ यू मेक a party alive, people want to see you there. तो वो सब शायद स्किल जो है सर्वाइवल स्किल था जो डेवलप हुआ, और वो जरूरी है, था उस वक्त, तो अभी भी है। जिंदगी में खुश रहना चाहिए। और ज्यादा उसके बारे में कि मैं बेघर था, भूखा था और ये था वो था। आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो इन हालात से गुजर रहे हैं। सबका इंटरव्यू नहीं होता है, बिल्कुल चले पर बहुत लोगों में होता है, लेकिन उन्हें वो सर्कमस्टेंसेस, वो चांस नहीं मिल पाता है। तो ये सोचना कि जो कुछ हुआ वो मैंने किया है, या मेरी वजह से, मेरे टैलेंट या मेरे कैलिबर, मेरी इंटेलिजेंस, मेरे आईक्यू ने किया है, दैट विल बी रॉन्ग। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट राइट ब्रेक्स, टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, नॉट इंटेंशनली, इट जस्ट हैपेंड। सर, आपने ये कितनी बढ़िया बात बोली है। मैं तो इसका जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि बहुत कम आदमी होते हैं जो एक्चुअली कह भी पाते हैं कि हम हम हमेशा ये होता है कि नहीं नहीं मैं कभी रोया नहीं हूँ। Actually, men, Indian men particularly, and men all over the world generally, are very confused and very vague about this concept of a man. उनको अभी वो क्लियर ही नहीं है। और ये जो है मैं कभी रोया नहीं हूँ, मर्द को दर्द है, क्यों नहीं होता तुझे दर्द? प्रॉब्लम क्या है कि होना चाहिए। ये सब बेकार बातें हैं। कभी कभी मुझे लगता है, आपने देखा होगा 50-60 की फिल्में जो होती है ना, उनमें वो नंदा और सारा बानू और हीरोइन, ये कोई कभी सीन में लड़का बनती थी। कल्पना कार्तिक थी, वो टैक्सी में लड़का इस भेस में घूम रही थी। अब जब वो लड़का बनती थी तो कैसे बात करती, और सुना यार कैसा है तू? लड़के तो ऐसे बात नहीं करते हैं। ये शम्मी कपूर और बिस्वाजीत और दूसरे एक्टर जब लड़की बनते थे तो गिगल कैसे, उंगली दांत में दबा, लड़कियां तो ऐसे गिगल नहीं करती हैं। यू टेंड टू एग्जैजरेट व्हेन यू वांट टू प्रोजेक्ट व्हाट यू आर नॉट। तो आप वो जो असली वाला ना उससे भी आगे निकल जाते हैं। इसलिए कि आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस, ये गिल्ट है कि मैं वो नहीं हूं। दिस इज द प्रॉब्लम विद मैन। They exaggerate their manliness because they think that they are not man enough. Wow. एक और चीज है, नहीं साहब, माँ की इज्जत होनी है। अच्छा, औरतों में एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया माँ को। किसकी माँ की इज्जत होनी चाहिए? मेरी माँ की। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, सूट्स में। और मेरे बच्चों की माँ की, उसकी इज्जत होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, मेरी मैं 17 जनवरी को पैदा हुआ, तो 16 जनवरी को मेरी मदर रिस्पेक्टेबल थी कि नहीं थी, या 17 को हुई? 17 को अगर हुई तो रिस्पेक्टेबल तो मैं हूँ, इज्जत मेरी होनी चाहिए। वो तो शी इज बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। सब नॉनसेंस है। वैसे दर्जा देते हैं ताकि उनसे काम करा पाए, उनसे सैक्रिफाइस करा पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनसे ये कह पाए कि आप तो आपको हम इज्जत दे रहे हैं, इसलिए हम आपको जी। एक बात बताऊं आपको, कोई भी मोहब्बत which is devoid of respect is fake, false. कोई भी इज्जत which doesn't offer you empowerment, that is also fake. मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं आपकी इंसल्ट करता हूँ, ये कौन सी लॉजिक है भाई? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल।
सर मुझे आपकी फिल्मों के बारे में काफी बातें करनी है, बट मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी हर किताब में लिखा है कि आपने एक ही फर्स्ट एंड लास्ट लव लेटर लिखा था 15 साल की उम्र में। जी हाँ, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फर्स्ट तो समझ आया, लास्ट क्यों था? इसलिए उसके बाद कभी नहीं लिखा मैंने। कोई रीजन, ऐसा क्या लिखा था उस लेटर के अंदर, ऐसा क्या उसका रिस्पॉन्स मिला आपको कि आपने कुछ नहीं मुझे इट ब्रॉट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ऐसा कुछ नहीं, फेल नहीं हुआ था, माफ कीजिएगा। हाँ, तो आई वाज 15 एंड शी वाज पर 14 इयर्स ओल्ड। ओके। तो अब वो सब ठीक है। और मेरी हैंड राइटिंग तब भी अच्छी नहीं थी, अब भी अच्छी नहीं है। तो वो मैंने फेयर करा अपने दोस्त से, तो उसने उसको फेयर अच्छी तरह से लिखा, खूबसूरत हैंड राइटिंग। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी कभी। अच्छा। हाँ, मगर मैं अपने कॉलेज में आई हैड बिकम ऑलमोस्ट अ प्रोफेशनल लव लेटर राइटर, इसलिए कि जब मैं भोपाल में था तो ज्यादातर जो रोमांस होते थे वो बाय कॉरेस्पॉन्डेंस ही होते थे। मुलाकात तो महीने 1.5 महीने में एक बार होती थी, लेकिन वो लेटर चलते रहते थे। तो मैं अपने दोस्तों के लव लेटर्स लिखता था। उसके बाद वो कमबख्त अपने दोस्त लाने लगे जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, यार सुनो इसका बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और इसका ये झगड़ा हो गया है, तो तुम एक लेटर ड्राफ्ट करो, ये नाम है उसका, ये तो तुम बताना कि ये बहुत गुस्से में है, लेकिन इतना नहीं कर देना कि वो रिलेशनशिप ही टूट जाए, तो जरा संभाल के थोड़ा। तो इस तरह ऑन डिमांड एंड कमीशन भी मैंने लेटर लिखे हूँ, जिसके बदले में मुझे पिक्चर दिखा दी जाती थी, या चाय और समोसा, या एक चीज होती थी क्रीम रोल, वो तो मिल जाता था, साथ में चाय पिलाते थे जी। और थैंकफुल फील करते थे वो लोग। तो हाँ। ये सब मैंने दूसरों के लिए काम किया है, लेकिन खुद के लिए उसका लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नहीं। आपके खुद के लिए मैं शुरू में, बाद में तो मैंने छोड़ दिया था। लिखना बंद कर दिया था आपने? हाँ, मतलब या दोस्तों के, भाई बहनों के लिए डिबेट का लिख देता था। मुझे तो जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था, नो आइडिया दैट आई विल बिकम अ राइटर, ऑल्दो आई वाज अ फेरोशियस रीडर। मैं पढ़ता बहुत था फिक्शन, अब नहीं पढ़ता हूँ, अब मैं नॉन फिक्शन पढ़ने लगा हूँ। तो मैंने सोचा था कि जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैंने अपनी कास्ट नहीं फाइनल की थी, मगर डायलॉग राइटर फाइनल कर लिया कि ये डायलॉग राइटर तो मेरा यही होगा जिसने वक्त और कानून में डायलॉग लिखे। अख्तरुल ईमान नाम था उनका, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे शायर भी थे। ये तो क्या हुआ, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो अपनी यूसेज दिखाने के लिए कि भाई आप को जरूरत हो तो मैं लिख देता हूँ, कोई सीन की जरूरत होती थी तो एक आध दफा मैंने लिख दिया, वो पसंद आया। मैंने अपनी पहली पिक्चर एज अ डायलॉग राइटर, आई वॉज नॉट इवन 20, 19 एंड हाफ, जो एक पिक्चर थी सरहदी लुटेरा, वहां सलीम साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, नहीं आप डायलॉग लिखिए, आप सरहदी लुटेरा जैसी पिक्चर में आप ऐसे डायलॉग लिखते हैं तो आप अगर कोई इस तरह की पिक्चर मिलेगी जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, ड्रामेटिक फिल्म हो, इमोशनल फिल्म हो, तो आप तो कमाल करेंगे, आप जरूर लिखिए। एंड मेरे राइटर बनने में उनका बहुत हाथ है। बिल्कुल। फिर उन्हें क्या मालूम था कि हम दोनों साथ में ही करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर सलीम साहब, आपने अगेन उनके बारे में काफी ऐसा बोला है कि उनकी करेज और उनके गट्स देखकर आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। आई फील लाइक यू हैड अ लॉट ऑफ, आई मीन एटलीस्ट जो आप लिखते थे, जहाँ जहाँ लिखा है आपने, मुझे तो ये समझ आ रहा है कि आपके अंदर भी एक एंगर था जो आप दैट जरूर रहा होगा, जरूर होगा, शायद हम दोनों में ही था। उनमें क्यों था इसकी वजह वो बेहतर जानते होंगे, मुझे तो दिखाई देता है बिकॉज ऑफ माय सर्कमस्टेंसेस एंड बिकॉज आई was totally on my own and I felt let down by my father, rightly or wrongly, that is not the point, but so obviously there was the anger in me. अब वो कितना काम आया राइटिंग में मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल था ऐसा। अब सलीम साहब से क्या सीखे, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, आपने क्या सीखा उनसे? मैंने उनसे करेज सीखी कि डरो मत, क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, भाई नुकसान ही हो जाएगा ना, नुकसान के लिए तैयार रहो। अच्छा ठीक है, नुकसान होगा, अब क्या बचा। तो इस मामले में I was angry but within a shell. He took me out of that shell and make me breathe more freely. Wow. ये उनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। सर, ईगो, हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेल ईगो बहुत बड़ा है। आपकी तो ऐसी पार्टनरशिप रही है जो जिसने दैट हैज डिफाइंड हिंदी सिनेमा। ये
आप उस समय कैसे नेविगेट करते थे एक ग्रेसफुली आपने दो आदमी कैसे एक वर्ड आपने बोला, ईगो। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मिसकंस्ट्रूड वर्ड, ईगो, बिकॉज परहैप्स द बाउंड्रीज आर वेरी पोरस। कौन चीज कहाँ खत्म हुई कहाँ शुरू हुई बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना। What is the difference between self-respect and arrogance? What is the difference between self-confidence and total lack of flexibility? मैं आपको एक सिंपल तरकीब है, ये लिटमस टेस्ट है, बताइए। सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी अपनी ईगो बड़े आदमी के सामने रखता है, एरोगेंट आदमी अपनी ईगो छोटे आदमी के सामने रखता है। सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन इज टॉलरेंट टुवर्ड्स द वीक पर्सन, बट एन एरोगेंट मैन इज इंटॉलरेंट ऑफ द वीक एंड सबमिसिव इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। सेल्फ रिस्पेक्ट का आपका टेस्ट कमजोर के साथ थोड़ी है, सेल्फ रिस्पेक्ट का टेस्ट आपका पावरफुल के साथ है। यार ये बहुत बड़े आदमी हैं, नहीं इनके यहाँ तो मैं नहीं झुक सकता, देखा जाएगा। वहां तो पैर पकड़ लेते हैं, और जो वीकर है उसको बताते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी ईगो क्या है। दैट इज कंसीट, दैट इज एरोगेंस। आपने आपकी इतनी लंबी पार्टनरशिप चली, और जब आपने एक दूसरे के साथ काम करना बंद किया, उसके बाद भी आप बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हाँ नहीं, खैर वो जो रिलेशनशिप थी वो तो नहीं रही, अब तो मुलाकात कभी कभार होती है, लेकिन ये कि एक बेसिक डिसेंसी जो आपकी अपब्रिंगिंग में डाली जाए वो तो रहती है। तो कोई हमने उसका बहुत तमाशा नहीं बनाया, और उसका एक भरम रखा जो रखना चाहिए, शरीफ लोग ऐसे ही करते हैं। वो क्यों, उससे बेहतर मिसाल तो है मेरी एक्स वाइफ की। आमतौर से शादी टूटे वो भी 11 साल के बाद, तो things can become very ugly. For a while there was a tension because obviously she was hurt, but gradually things changed, and today we are best of friends. अगर आप मुझे बोलेंगे 3 अच्छे दोस्तों का नाम बताओ, तो एक तो मैं हनी का नाम लूंगा, 2 सोचूंगा, और यही हनी की साइड है that she has total confidence in me. जी. And we share jokes, we share emotional moments, we are best of friends. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.